नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे एनआईओएस की समरी। आज हम करने वाले हैं यूनिट 6। 5 यूनिट हम लोग कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा जिन लोगों ने वो यूनिट्स नहीं देखी हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है जिसका नाम है सीडीपी बाय दीपक सर। इस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट सीडीपी में इसमें करा रहा हूँ। अभी इसमें लगभग 52 क्लासेस हो चुकी हैं और क्लासेस इसमें अभी और ज़्यादा आएंगी। तो ये इसको जो देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट और है डी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे देख लीजिएगा। वहाँ पे डी ट्रिपल एस सी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं वहाँ पर अभी 2017 2018 के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। 2017 का तो एक ही था। 2018 के जो 5 पेपर थे वो करा दिए, 4 या 5 थे वो। और अब 2019 के मैंने स्टार्ट करे हैं। तो 2019 में जितने ही पेपर हुए थे डीओई के, वो सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्हें भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 को। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है नहीं, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, यानी हमें एक बार ऊपर ऊपर पढ़ना होगा। तो बस मैं आपको, हालांकि इसमें हाईलाइटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है। इन विशेषताओं को एक बार पढ़ लेना बस, यदि आप पढ़ना चाहो तो। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि स्थायी जनता को शामिल करने का एक प्रयास है, मतलब कि समुदाय को शामिल करने की जो बात है वो इसमें की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे? इसका लक्ष्य ये था, पहला तो ये कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एक उपयोगी और संगत शिक्षा प्रदान करना। दूसरा इसका लक्ष्य क्या था कि विद्यालय के प्रबंधन में समुदाय के सक्रिय सहयोग की सहायता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अंतरों को पार करना। जैसे समाज के हिसाब से जो अंतर होते हैं, अलग अलग समाजों में हम अंतर रखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अंतर रखते हैं, लिंग के आधार पर हम अंतर करते हैं बॉयज गर्ल्स में। इस तरह के अंतरों को समाप्त करना है, और इसको किसकी सहायता से? समुदाय के सहयोग की सहायता से। तो समुदाय के सहयोग की बात कहाँ पर आती है? सर्व शिक्षा अभियान में आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन्होंने एक और बात बोली। क्या बोली? कि उपयोगी और संगत शिक्षा का क्या अर्थ है? उपयोगी और संगत शिक्षा का अर्थ है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तलाश करना जो समुदाय से विमुख नहीं करती, मतलब आपको समुदाय से दूर नहीं करती, अपितु समुदाय के भाईचारे तथा इसकी एकता पर पनपती है। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होगा कि बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण में, यानी कि बच्चों के ही वातावरण में सीखने के अवसर देना, उस वातावरण को इस प्रकार बस में करना जिससे उनकी मानव क्षमताओं का आध्यात्मिक तथा भौतिक रूप से पूर्ण विकास हो सके। उनकी जो मानव क्षमताएं हैं, बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं, उनका आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उनका विकास भी हो सके। ठीक, यह तलाश एक ऐसे मूल्याश्रित अधिगम की प्रक्रिया है जो बच्चों को एक दूसरे के हित में काम करने के अवसर देती है, ना कि उन्हें अधिक स्वार्थ परकता की ओर खींचे। बच्चे सेल्फिश ना बने, बल्कि वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित हो, एक दूसरे का भला करने के बारे में सोचें। तो ये इसके कुछ लक्ष्य हो जाते हैं। फिर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि इसके उद्देश्य में क्या क्या है। पहला उद्देश्य बैक टू स्कूल, यानी कि वापस विद्यालय की ओर। वापस विद्यालय की ओर मतलब कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या फिर जो स्कूल नहीं आ पाए हैं, उन्हें दोबारा से स्कूल में लेकर आओ। इस अभियान को 2003 तक पूरा करना था, बट ये पूरा नहीं हुआ तो 2005 तक इसे बढ़ा दिया कि 2005 तक हम ये अभियान पूरा कर लेंगे। फिर 2007 तक इन्होंने बोला कि भाई जब हम बच्चों को वापस लेकर आएंगे, जैसे 2001 में ये आ गया था जो सर्व शिक्षा अभियान है, तो हम 2007 तक 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर देंगे बच्चों की, और 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। सभी बच्चे, जितने ही बच्चों को आपने पंजीकृत कराया, सभी की 8 वर्षीय शिक्षा पूरी हो जाए, कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया गया, जीवन कौशल सिखाए गए, और 2010 तक सार्वत्रिक अवधारण यानी कि यूनिवर्सल रिटेंशन की बात की गई कि सभी बच्चों का नामांकन स्कूल में होगा। यह बात की गई सर्व शिक्षा अभियान में। ये ऐसे कुछ लक्ष्य हो जाते हैं। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान की व्यू रचना ये आप देख सकते हो कि संस्थागत सुधार की इन्होंने बात करी कि संस्था में सुधार हो, अच्छे तरीके के क्लासरूम वगैरह हो, शिक्षक अच्छे तरीके के हों। अविच्छिन्नीय निधि ने, यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, जो उनको पैसा दिया जा रहा है स्कूलों में, वो सतत रूप से दिया जाता रहे ताकि वो प्रगति करता रहे। समुदाय स्वामित्व, यानी कि समुदाय की भागीदारी, जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्व रहेगी तो कम्युनिटी से ही तो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। कम्युनिटी जब इन्वॉल्व है इसमें सर्व शिक्षा अभियान में, तो बच्चों को आने के लिए प्रेरित करने ही वाली है। तो समुदाय को स्वामित्व दिया गया यहाँ पर।
कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे कि NUEPA, ये लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये मैंने अलग से ऐड करा है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग जो नहीं ये अलग है, SIEMT, इनको इंक्लूड किया गया। गुणवत्ता में सुधार किया गया, मुख्य धारा शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लाना, पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग, जो भी कुछ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो भी स्कीम लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे पैसा वगैरह लग रहा है, उसमें एक तरह से पारदर्शिता होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय से ये अपेक्षा होगी कि वे प्राप्त अनुदानों समेत सभी प्रकार की सूचनाओं को अन्य विद्यालयों के साथ बांटें। ठीक है। बस्ती आयोजन इकाई के रूप में, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता, विशेष समूहों पर बल जिसमें आदिवासी, जो अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक आ जाते हैं, गुणवत्ता पर दबाव, अध्यापकों की भूमिका के लिए क्या किया गया, अध्यापकों के लिए मार्ग अभिदर्शन यानी एक्सपोजर भ्रमणों का प्रवर्धन किया जाए ताकि अध्यापक का मानव संसाधन के रूप में विकास हो। यानी कि टीचर को एक्सप्लोर करने वाला बनाना है कि टीचर देख सके जाकर कि किस किस तरह के लोग किस किस कम्युनिटी में रहते हैं, ताकि वह एक मानव संसाधन के रूप में कार्य कर सके। जिला प्रारंभिक शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी व निजी भागीदारी, यानी कि सरकार तो भागीदारी रहेगी, इसमें साथ साथ जो निजी संस्थाएं हैं जो अपना स्कूल चला रही हैं उनको भी इसमें शामिल करना। तो सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है उन्हें भी इसमें शामिल करने का प्रावधान है। कुछ वित्तीय मापदंड है जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें यह था 85:15, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये हो गया 75:25 और उसके बाद ये हो गया 50:50। यानी कि पहले ये बोला कि 85% कौन देगा, आपका केंद्र सरकार देगा, 15% अनुदान कौन देगा, राज्य सरकार देगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये बोल दिया कि 75% कौन देगा, 75% आपका राज्य केंद्र देगा, 25% कौन देगा, राज्य देगा। लेकिन अभी फिलहाल में क्या बोला गया, अब बोला कि दोनों बराबर बराबर देंगे, 50-50%। ठीक है। मध्याह्न भोजन, 9वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है इसके लिए बोला गया कि अनाजों का परिवहन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और पकाने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यानी केंद्र सरकार अनाज भेज देगी, अब उसको पकाना है, रखना, ये सब काम राज्य सरकार का हो गया। ठीक है। कुछ अन्य सुविधाओं का विकास किया गया जिसमें आ जाती है हमारी वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, AIE, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। इनोवेटिव मतलब कि जिसमें कुछ नया बन रहा हो, नया क्रिएट हो रहा हो, जो नया आ रहा हो उसको बढ़ावा देना, उसे छोड़ना नहीं। जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं बोलना कि मोबाइल बेकार है और इसको बिल्कुल ही छोड़कर चलो, इसको साथ में लेकर चलो, इसके अच्छे यूजेस को लेकर चलो। लोक सेवा कार्य को शामिल किया गया, इसमें बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई। नवाचारी क्रियाकलाप क्या है, शिक्षा के सर्वकीकरण में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं नवाचारी क्रियाकलाप जो होते हैं। शोध तथा मूल्यांकन, इनको बढ़ावा देना चाहिए। विद्यालय अनुदान, अध्यापक अनुदान, विद्यालय अनुदान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अध्यापक अनुदान के अंतर्गत जो अध्यापक है उसको 500 रुपये का अनुदान राशि दी जाएगी जिसमें वह TLM वगैरह अपना कर सके। अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर्स का प्रशिक्षण किया जाए अच्छे तरीके से। ठीक। फिर दूर शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, DEP क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय घटक है और दूर शिक्षा का दायित्व किसे दिया गया, IGNOU को दिया गया। इसको दिया गया, IGNOU को दिया गया दूरस्थ शिक्षा का दायित्व। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो अभी हमने शॉर्ट में पढ़े ना, लोक कार्य, वैकल्पिक, नवाचारी शिक्षा, ये सब कुछ। मध्याह्न भोजन तथा सर्व शिक्षा अभियान में योगदान की बात आती है तो मध्याह्न भोजन से होता क्या है, सामाजिकरण में वृद्धि होगी, कुपोषण से निपटने में मदद मिलेगी। एक और लाभ ये होगा कि जो महिलाएं भोजन पकाएंगी उन महिलाओं को क्या मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। तो जो मिड डे मील योजना शुरू की गई उसके 3 मुख्य लाभ देखने को मिले। सामाजिकरण में वृद्धि हो रही है, सभी बच्चे साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुपोषण से निपटने में सहायता मिल रही है और भोजन पकाने में महिलाओं को व्यवसाय मिल रहा है। ठीक। कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम वगैरह चालू हुए। फिर कुछ त्रुटियां, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था उसमें कुछ त्रुटियां भी आई। अब उनके कुछ उपचारात्मक कार्य कैसे हो सकते हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखो, ये त्रुटियां और उपचारात्मक कार्य कोई ज़्यादा
ऐसे नहीं है कि आपको उनको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, तृणमूल स्तर, आधारित स्तर। तृणमूल मतलब कि बेसिक बेसिक लेवल, यानी कि आधारभूत चीज। तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी नगण्य है। मतलब जो, अगर हम न्यूब की बात करें तो फंडामेंटल लेवल पे बात करें, फंडामेंटल लेवल सही वर्ड रहेगा। फंडामेंटल लेवल पर लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। जब लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसमें, तो सर्व शिक्षा अभियान कैसे आगे बढ़ेगा। फिर इसका उपचारात्मक कार्य क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण के लिए आधारित स्तर पर, आधारित मतलब फंडामेंटल लेवल पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य है, ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। ठीक है। अब त्रुटि क्या थी, भागीदारी नगण्य थी। उपचारात्मक क्या रहेगा, भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबंधन तथा विकास समितियों की अनुपस्थिति। अब विकास समिति की अनुपस्थिति है, तो हम क्या करेंगे, हम इन समितियों को ही क्या दे देंगे, कार्यभार दे देंगे। प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा समुदाय भागीदारी के प्रभाव का मूल्यांकन करना बाकी है। अब मूल्यांकन नहीं हुआ था, ये त्रुटि है, तो हम क्या करेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये त्रुटियां हैं और इनका फिर इनके यूजेस हैं। तो इनको हमें ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं है। ठीक, एक बार आप चाहो तो पढ़ लेना इनको। फिर आता है सुधार के लिए कुछ उपाय। बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारण क्या है और इसको हम सुधार क्या कर सकते हैं। पहला कारण क्या है कि घर की आय को बढ़ाने के के लिए कार्य करना पड़ता है। भाई, घर में खर्चे चलाने के लिए बच्चों को कार्य करना पड़ता है। तो आप क्या कराओगे, माता पिता को समझाओगे, कुछ नियम कानून बनाओगे। निर्धनता है तो आप क्या करोगे, शैक्षिक ऋणों में वृद्धि कर दोगे, यानी कि बच्चों को लोन प्रोवाइड किए जाएं, उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाए। घरेलू सहायता देना पड़ती है, यानी कि बच्चों को घर पर काम करना पड़ती है, तो माता पिता को जागरूक करोगे। छोटे भाई बहनों को देखभाल करना है, तो माता पिता को जागरूक करोगे। माता पिता शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ हैं, माता पिता को पता ही नहीं है एजुकेशन का महत्व क्या है, तो आप माता पिताओं को जानकारी दोगे। विद्यालय की स्थिति सही नहीं है, तो विद्यालय खोलोगे। बच्चा किसी निरोगिता से पीड़ित है अथवा ठीक नहीं है, तो अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे इस तरह के बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों की आयु कम है, तो बच्चों की आयु इतनी कम है कि विद्यालय नहीं जा सकते, उपयुक्त चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ आयु से मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, उनकी बुद्धि इतनी कम है या फिर वो इतने कैपेबल नहीं है कि विद्यालय जा सकें, तब आप उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराओगे। ठीक है, आयु कम है तो छोटे बच्चे कहीं जाएंगे, जैसे 2 साल का बच्चा है तो वो स्कूल कहीं जाएगा। विद्यालय में अध्यापन संतोषजनक नहीं है, तो केजी की कक्षा यानी छोटी कक्षाओं को बढ़ाओगे आप। विद्यालय के साथ अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अध्यापक को भाई व्यवहार सिखाओगे। कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 2009 क्या बोलता है कि निर्धारित पदोन्नति की नीति, यानी कि सभी को पास करने वाली नीति। बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है, तो उसकी योग्यता के अनुसार आप सिलेबस बनाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान का सुमेलीकरण। देखिए, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, ये इस तरह से। ठीक, भारत सरकार ने मानदंड रखा कि 300 संख्या वाली जो जनसंख्या वाली जगह है वहां पर प्राथमिक स्कूल खोलेंगे, और 800 लोगों वाली जनसंख्या जहां है वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक खोला जाएगा। 800 लोगों की जनसंख्या वाले में 1 से 8 तक स्कूल खोला जाएगा। जो प्राथमिक विद्यालय रहेगा वो रहेगा 1 किलोमीटर की दूरी पर, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय रहेगा वो रहेगा कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर। आगे हम बात करेंगे, तो फिर ये एक पॉइंट है, इसे पढ़ना थोड़ा जरूरी है। इस पॉइंट में ये लिखा है कि भाई सबसे पहले क्या आया था, पहले आया था हमारा सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, और बाद में कौन आया, बाद में आया हमारा राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस सर्व शिक्षा अभियान में जो मानदंड थे, जो इसकी नीतियां थी, जो इसकी फिलोसफी थी, वो किसके साथ मेल खाना चाहिए, वो मेल खाना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए RTE एक्ट 2009 से। बस ये बात यहाँ पर लिखी गई है, इसे आप एक बार पढ़ लेना। तो ये हमारी यूनिट 6 होती है कंप्लीट। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इसमें, कंटेंट कम था, यूनिट भी ये छोटी थी, तो ये हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूनिट 7। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह मिल जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।